हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग दी गई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो बंदा जो सिर्फ सामान खरीदता नहीं है, ठीक है, जो अपना एक सेटिस्फेक्शन पावर भी वहाँ पर दिखाता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक रेस्ट की पोजीशन, एक स्टॉपेबल पोजीशन, जहाँ पर ना आपको उस जगह से कम चाहिए होता है कुछ भी और ना उस जगह से ज़्यादा कुछ भी चाहिए होता है। एक रेस्ट की पोजीशन हो जाती है। चलिए हम इसकी मीनिंग को पढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम denotes the state of no change or a position of rest where the consumer get maximum benefit under a certain given situation. In other words, equilibrium is that point which the consumer does not want to change his level of consumption. At this point he get maximum satisfaction. तो जिस पोजीशन पर हम जाके रुकते हैं, मतलब जहाँ से ना आपको ज़्यादा चाहिए होता है ना कम चाहिए होता है, वो आपकी एक रेस्ट की पोजीशन होती है। ओके, दैट इज़ योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये हम मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ चुके हैं, उससे आप थोड़ा से कनेक्ट कर सकते हैं। To be more precise, consumer's equilibrium of represent that situation when a consumer enjoy maximum satisfaction with limited income and does not tend to change his pattern of maximum existing spending while discussing the law of diminishing marginal utility. ओके, तो जैसे कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, आपको पता ही चल गया एक रेस्ट की पोजीशन, मतलब वहाँ पर आपको एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो चुका है। अब आपको ना उस पॉइंट से ज़्यादा की ज़रूरत है ना कम की ज़रूरत है। अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में चला जाएगा। मतलब वो वहाँ पर आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो माइनस में जाएगी सीधा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट यूटिलिटी डेरिव्स बाय कंज्यूमर फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड हिज इनकम ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द परचेज ऑफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया कि कोई भी कमोडिटी यूज़ करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद जो व्यक्ति की यूटिलिटी है, किसी पर्सन की यूटिलिटी है, वो डिक्रीज़ होती गई और उसी तरीके से उसकी इनकम भी डिक्रीज़ होते गई। ठीक है, as such a prudent consumer aims at balancing his spending in such a way that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure. कोई भी व्यक्ति अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक मिनिमम एक्सपेंडिचर पर ही करना चाहता है। It is here that the consumer is said to be equilibrium. Two different situations of consumer equilibrium. There may be two situations of consumer's equilibrium. यहाँ पर दो situations की बात कर रहे हैं, दो different situations की consumer equilibrium के। ठीक है, तो पहला वाला क्या है यहाँ पर? पहले वाले में है when a consumer expend his entire income on a single commodity. तो यहाँ पर पहले सिंगल कमोडिटी की बात की गई है और सेकंड में बताया गया है when a consumer expend his entire income of two commodities. तो पहले वाले में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जब अपनी पूरी इनकम किसी सिंगल कमोडिटी पर स्पेंड कर दे और दूसरे में जब वो टू कमोडिटीज़ पे कोई अपनी एक्सपेंड करता है अपनी सारी इनकम, तो क्या सिचुएशंस बनती हैं उसे हम आगे पढ़ेंगे। Consumer's equilibrium is in the case of expending entire income on such on single commodity.
ठीक है। तो सिंगल कमोडिटी पे जब एंटायर एक्सपेंडिंग होती है तो क्या होता है, वी कैन इजीली यूज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो यहाँ पर सिंगल कमोडिटी हमने कहाँ पढ़ ली थी, जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी कि जैसे जैसे व्यक्ति कंज्यूम करता है अपनी सक्सेसिव यूनिट, उसी तरह उसकी जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होते जाती है, कम होती जाती है। और एक रेस्ट की पोजीशन पर आने के बाद, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आने के बाद क्या होता है, उसके बाद वो मार्जिनल यूटिलिटी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो जाती है, डिमिनिश होने लगती है। ठीक है, एक ज़ीरो पर आने के बाद वो डिक्रीज़ होने लगती है, तो इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम कहते हैं। In this situation, all the assumption of law of diminishing marginal utility will be the assumption of consumers equilibrium in the case of single commodity। तो यहाँ पर सीधा सीधा यही कहा गया है कि जो सिंगल कमोडिटी की हम बात यहाँ पर करते हैं वो किससे कनेक्ट होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। इन शॉर्ट दीज अजम्पशन आर पीरियड, जो कि ये अजम्पशन बताए गए हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला, पीरियड ऑफ कंजप्शन मस्ट बी सेम, यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सिमिलर इन साइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, तो जैसे कि हमने इसके अजम्पशन पहले भी पढ़े थे कि जो कंजम्पशन का टाइम होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, यूनिट ऑफ कमोडिटी किसी भी यूनिट का साइज, क्वालिटी और क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो साइज, क्वालिटी और क्वांटिटी पहली यूनिट की थी वही दूसरी की, तीसरी की और चौथी की भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज मेंटल स्टेट ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेंटल स्टेट, किसी भी कंज्यूमर का मेंटल स्टेट है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अल्कोहलिक हो, ठीक है, या ल्यूनेटिक हो। ओके, तो अल्कोहलिक में क्या होगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। ल्यूनेटिक में भी ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज़ टाइम पीरियड ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट बी टू लॉन्ग। तो जब हम ये चीज़ का सर्वे करेंगे, जब ये चीज़ हम निर्धारित करेंगे तो उस समय कंजम्पशन का टाइम ज़्यादा नहीं हो, मतलब सॉरी, कंजम्पशन का जो पीरियड है, टाइम है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड रिमेन द सेम। तो जो प्राइस है कमोडिटी की वो एक ही होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट यूनिट की प्राइस थी वही सेकंड की भी होनी चाहिए, वही थर्ड की भी होनी चाहिए और वही फोर्थ की भी होनी चाहिए। ओके, द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शुड ऑल्सो रिमेन अनचेंज। और जो उसका सब्सटीट्यूट है उसका प्राइस भी उस समय सेम ही होना चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं, अ कंज्यूमर परचेजिंग अ single commodity will meet the equilibrium at a point where he is buying such quantity of that commodity। ओके, अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और क्या दिया गया है यहाँ पर, मार्जिनल यूटिलिटी की मीनिंग दी है। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप इसे एक बार थ्रो कर लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इट इज़ अज्यूम दैट MUM इज़ कांस्टेंट, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है। MUM को किस नाम से क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट सिंपली बिकॉज इट इज़ मेजरिंग रॉड ऑफ रुपीज़ वर्थ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर MUM को क्या बताया गया है, मेजरिंग रॉड है रुपीज़ की वर्थ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी X, इसको यहाँ पर सिंगल कमोडिटी को X बोला गया है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस। मार्जिनल यूटिलिटी MUX इज इक्वल टू PX, प्राइस को, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस बताया गया है फॉर कमोडिटी, और MUX इज इक्वल टू PX। ओके, हम यहाँ एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करेंगे उसे कि वो चीज़ है क्या।
Suppose the consumer want to buy commodity X which is priced at ₹10। मतलब यहाँ पर एक कंज्यूमर किसी चीज़ को ख़रीदना चाहता है जिसकी प्राइस ₹10 है। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या है, सपोज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट इन यूटिल्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था यूटिल्स यहाँ पर रुपीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है। यूटिल्स क्या होती है, यूटिलिटी मेज़र करने की यूनिट होती है यूटिल्स, ओके। तो यहाँ पर ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल्स, मतलब एक यूटिलिटी, ओके। तो जो हम टेबल पर शो हो रहा है उससे हम उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। जब व्यक्ति ने अपनी फर्स्ट प्राइस स्पेंड करी, ठीक है, फर्स्ट इनकम स्पेंड करी ₹10, तो उसको 20 की मार्जिनल यूटिलिटी हुई, ठीक है। उसको कितने का सेटिस्फेक्शन हुआ, 20 का। और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हम अगर मेज़र करें तो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना यूटिल्स आ रहा है, 20 यूटिल्स की हमको सेटिस्फेक्शन हो रही है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस कैसे पता चल रहा है, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस से हमको यहाँ पर हमारा डिफरेंस पता चल रहा है। तो 10 का यहाँ पर डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर ये डिफरेंस निकल गया हमारा 10। अब सेकेंड टाइम व्यक्ति ने अपनी क्या हुआ कि सेकेंड टाइम अपनी जो इनकम स्पेंड करी ₹10, तो उससे उसको 16 यूनिट्स मिली, ओके। अब 16 यूनिट्स में जब उसको यूटिलिटी हुई तो उसका मार्जिनल कितना निकला, 16 निकला। और डिफरेंस कितने का निकला, 6 का निकला, ओके। जो डिफरेंस था उसका वो 6 का है। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, जो हमारी यूटिलिटी है, जो कंज्यूमर्स का जो कंजम्पशन है वो प्लस में है, पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज़्यादा मिल रही है हमको, मतलब 10 से तो ज़्यादा ही है 20 और 16, ओके। तो यहाँ पर रिमार्क क्या मिल रहा है हमको, MUX इज ग्रेटर देन PX, हैंस कंज्यूमर्स विल इंक्रीज हिज कंजम्पशन। मतलब कंज्यूमर ने अपनी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करी। बट थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में व्यक्ति ने अपनी इनकम तो उतनी ही दी थी, ठीक है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हुई, मतलब 10 उसने स्पेंड किया और 10 की हुई, तो 10 अपॉन 1 उसको कोई डिफरेंस नहीं निकला यहाँ पर। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या हुआ, बराबर में हो गया। मतलब जितना उसने प्राइस स्पेंड किया उतना ही उसको क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ। बट अब जब ये चीज़ घटी, ठीक है, तो फोर्थ में क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ पर ग्रेटर हो गया, प्राइस यहाँ पर ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी। बट फिफ्थ में क्या हुआ, वो डिमिनिश होकर बिल्कुल एकदम रिड्यूस होने लगा। और यहाँ पर द कंजम्पशन मतलब बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस होने लगा, ओके। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था विच इज़ इक्वल्स टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हम इसका कर्व देख लेते हैं कि इसका कर्व कहता क्या है, ग्राफ जो है, ठीक है। तो ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया गया है, जिसे आप बिल्कुल अच्छे से देखिए और समझने की एक बार कोशिश करिए, ओके। अब सेकंड में क्या बताया गया है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 2 कमोडिटी। जब यहाँ पर कोई 2 कमोडिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है, 2 कमोडिटीज़ आ गई तो उनको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, पहले तो उसकी हम मीनिंग पढ़ लेते हैं, उस तरीके से हमें पता चलेगा। We have seen earlier that the law of diminishing marginal utility applies in the case of one commodity. In real life, a consumers जनरली कंज्यूम मोर देन 1 कमोडिटी। रियल लाइफ में क्या होता है कि व्यक्ति सिर्फ एक ही कोई कमोडिटी यूज़ नहीं करता, वो कई बार बहुत ज़्यादा करता है। तो हम यहाँ पर 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। कई बार वो हमेशा ही ज़्यादा ही यूज़ करता है कमोडिटी, सिर्फ सिंगल कमोडिटीज़ यूज़ नहीं करता। एज सच द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अ consumer to get maximum satisfaction by spending his income on more than one commodity.
ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी है, इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर हमारी बहुत हेल्प करती है। तो आप सबसे पहले इस बॉक्स पर देखिएगा कि क्या दिया गया है। द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, और गोसन सेकेंड लॉ। ठीक है, गोसन का फर्स्ट लॉ क्या था, याद है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये सेकेंड लॉ है। ओके, in the case of a consumer's equilibrium under single commodity, we assume that the entire income is spent on single commodity. In the case of consumer's equilibrium under two commodity, a consumer want to expand his money income between two commodities in such a way that they get maximum satisfaction. पहले क्या हो रहा था, वो सिंगल कमोडिटीज़ पर अपनी पूरी इनकम दे रहा था। हाँ, तो अब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ असेंशियल्स कंडीशंस आएंगी। ठीक है, जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ स्पेंड ऑन वन कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ स्पेंड ऑन अनदर कमोडिटी वाई। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मतलब जो पैसे एक्स कमोडिटीज़ पर यूज़ होंगे उसे ही इक्वल टू वाई बोलेंगे, मतलब अनदर कमोडिटी। ओके, सेकेंड क्या है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो अनचेंज रहेगी, मतलब बराबर ही रहेगी। द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी विल बी सेम। थर्ड इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। यहाँ पर क्या होगा, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड्स को होल्ड करेगी। अब वो कैसे करेगी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज बॉर्न टू फॉल as more and more of a commodity are consumed. In case MU is rising for commodity, the consumer will never stop the consumption of the commodity. The equilibrium of commodity will never be achieved. Okay, फॉर्मूला इसका आप पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। सपोज PX को प्राइस कहा गया है, PX को प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, PY प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। MUX मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है। और यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, दो कमोडिटीज़ का हो रहा है। तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है इट्स चेंज अंडर। ओके, तो यहाँ पर कमोडिटीज़ दी गई है 1 2 3 4 5। ओके, यूटिल्स में यूटिलिटी वन की यूटिलिटी मतलब जो एक्स है और जो वाई है। ओके, तो उसकी 25 30 20 26 15 15 10 2 और एक टाइम पे इक्विलिब्रियम 0। जब हमने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की तो हमको MUX की कितनी यूटिलिटी 25 मिली। ओके, और यहाँ पर MUY में 30 मिली। सेकेंड में हमको 20 मिली और यहाँ पर 26। थर्ड में यहाँ पर 15 हो गई और ये भी 15 हो गई, मतलब दोनों सेम आ गया। और फोर्थ में क्या हुआ, ये भी बहुत कम हो गया और ये भी बहुत कम हो गया, मतलब 10 और 2। बट फिफ्थ में क्या हुआ, ये भी डिमिनिश हो गया और ये भी डिमिनिश हो गया, मतलब x भी डिमिनिश हो गया और y भी डिमिनिश हो गया। ठीक है, तो ये हुआ कंपैरिजन दो कमोडिटीज़ का। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम समझेंगे हमारा इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंसेस मैप। ओके, जो कि नेक्स्ट वीडियो में।